किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इन लाइनों में जहाँ पोएट नेम लिखा है वहाँ पोएट का नाम लिखना है, और जहाँ पोएम नेम लिखा है वहाँ पोएम का नाम, और उसके बाद आखिरी में उस पोएम के जितने आंसर आपको आते हैं वो जोड़ करके लिख देना है। और अगर आपने सेंट्रल आइडिया याद कर रखा है तो फिर वो वाला ही लिख देना है, नहीं याद कर रखा है तो आप इस तरीके से किसी भी पोएम का बना सकते हैं। इसके लिए आपको पोएम के नेम और उसके पोएट का नाम याद होना चाहिए, तो वो लिस्ट यहाँ दे दी है, आप इसमें से पोएम और पोएट के नेम याद कर सकते हैं। अब सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं जो पूरी इंग्लिश बुक में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे इम्पोर्टेंट है। ट्वेल्थ में भी सारे वही आए हैं जो वीडियो में बताए गए थे। आप लोग खोल करके देख सकते हैं, चैनल पर क्लिक करके आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगा। 9 मिनट का वीडियो था जिसमें क्वेश्चन आंसर ही क्वेश्चन आंसर थे, और पेपर आ ही चुका है, आप उसमें से मिला सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं, चाहे आप इनको कहीं और जगह से याद कर लो अगर यहाँ से कठिन लगते हैं तो, लेकिन इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप याद ज़रूर कर ले कहीं से भी। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आंसर्स जो है कंप्लीट होंगे, उसके बाद इसमें ग्रामर का भी पूरा पोर्शन आ रहा है। बीच में आवाज़ बंद हो जाएगी या ट्यून आ जाएगी, तो आप ये ना सोचें कि अब आगे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, पूरी ग्रामर का एक्सप्लेनेशन है जो आपको पूरे नंबर लाने में हेल्प करेगा। यह पूरा वीडियो आपको सारे क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ ग्रामर के भी नंबर लाने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ एप्लीकेशन का जो वीडियो है वो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। आप लोग चाहें तो चैनल पर क्लिक करके, चैनल के नेम पर क्लिक करके आप लिस्ट में जाएंगे तो आपको एक एप्लीकेशन का वीडियो मिल जाएगा, ऐसे का भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ऐसे और एप्लीकेशंस भी याद कर सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट्स आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और कम से कम ये तो याद करेंगे। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन और ऐसे के जो वीडियोस हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप उन्हें करना चाहें तो आप वहां से क्लिक कर सकते हैं। और केवल ग्रामर ग्रामर अगर आपको पढ़ना हो तो ग्रामर के वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से केवल ग्रामर वाला वीडियो आप देख करके पूरा एक्सप्लेनेशन वहाँ से ले सकते हैं। उस वीडियो में पहले थोड़ा सा नोट्स का डेमो दिया हुआ है जिसमें वॉइस नहीं आ रही है, ट्यून आ रही है, और उसके जस्ट बाद आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा ग्रामर का। तो अब मैं जितना मेरे को बोलना था बोल चुका हूँ। अब आप ये क्वेश्चन आंसर्स करिए और उसके बाद जो ग्रामर आ रही है पूरा आप उसको समझिए और प्रैक्टिस करिए। पूरी पूरी संभावना है कि ऐसा कैसा क्वेश्चन आपके पेपर में ग्रामर का भी देखने को मिल जाएगा। अपने मित्रों तक भी वीडियो पहुँचाए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए।
आर्टिकल्स ए, एन और द तीनों होते हैं जिनका यूज़ हम इस प्रकार करेंगे। इसमें से ए और एन का जो यूज़ है वो अपने को उच्चारण के आधार पर करना है, उसको पढ़ करके देखना है और सबसे पहले हमारे मुंह से उसके उच्चारण में जो अक्षर निकल रहा है वह अगर स्वर है तो हम एन लगाएंगे। स्वर हम हिंदी से देखेंगे अ से अह तक। और अगर ब्लैंक के बाद जो वर्ड लिखा है उसको पढ़ने में उसका उच्चारण अगर व्यंजन से शुरू हो रहा हो अर्थात क से ज्ञ के बीच में शुरू हो रहा हो तो हम ए लगाएंगे। द का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ कोई यूनिक वस्तु के बारे में जिक्र हो रहा हो। यूनिक अर्थात विशेष, और विशेष बनाने के लिए उस वर्ड के बाद हु, हुम, दैट, विच, वेयर इस प्रकार के शब्द आ रहे हो। ऐसे शब्द आने से उसके पहले वाला जो शब्द होता है वो विशेष बन जाता है, इसलिए उसके पहले भी द लगेगा। यहाँ आप पहला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान के बाद वन दिया है, व से उच्चारण शुरू हो रहा है जो कि व्यंजन है, इसलिए क्या लगेगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 में खाली स्थान के बाद ग्रेटेस्ट लिखा है, यह सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में जो भी आता है वो हमेशा विशेष ही होता है, इसलिए द लगेगा। थर्ड वाले में उच्चारण जो शुरू हो रहा है वो ब्यूटीफुल ब से शुरू हो रहा है, व्यंजन है, इसलिए ए लगेगा। फोर्थ वाले में भी ए लगेगा, गलत टाइप हो गया है। फिफ्थ वाले में एम ए, एम में सबसे पहले ए आ रहा है, स्वर है, इसलिए एन लगेगा। तो फिफ्थ वाले में एन हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम सिक्स्थ वाले में। आप लोग सिक्स्थ, सेवेंथ और टेंथ वाले को देखिए, इनके पीछे वो वर्ड आ गए जो इन्हें विशेष बनाते हैं, वेयर, हु, दैट, अतः इनसे पहले द लगेगा। एट्थ और नाइन्थ में एच साइलेंट है, इसलिए आउर पढ़ेंगे, तो आउर में आ जो है आपका वो स्वर हो जाता है, इसलिए इनसे पहले एन लग रहा है। 11th में देखिए बुक के बाद दैट आ गया है, अर्थात ये विशेष बन गई है, द लग जाएगा। 12th में प्रोनाउंसिएशन की वजह से एन और अगले में ए। आपको इसकी और प्रैक्टिस करना है तो चैनल पर ग्रामर के और वीडियोस डले हुए हैं, आप उनको देख करके उनमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, द गंगा, द यमुना, इस टाइप के एग्जाम्पल्स इसमें ऐड नहीं किए, वो आपको याद होंगे। नहीं याद है तो आप अदर वीडियोस क्लिक कर सकते हैं चैनल से। इफ़ और अनलेस के बारे में ये याद रखना है कि अनलेस जो होता है वो अकेला इफ़ प्लस नॉट दो के बराबर होता है, इफ़ और नॉट दोनों के बराबर, इसलिए अगर अनलेस लगाना हो तो इफ़ के साथ साथ नॉट को भी हटाना पड़ेगा। और अगर अनलेस हटा रहे हैं तो जब इफ़ लगाएंगे तो हमें सेंटेंस को नेगेटिव भी बनाना पड़ेगा, उसमें नॉट भी लगाना पड़ेगा, इसलिए इफ़ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। इस फॉर्मूले को आप याद रखें। तो यहाँ देखिए, इफ़ की जगह पर अनलेस लगाने का क्वेश्चन आया है, तो हम जब अनलेस लगाएंगे इफ़ और नॉट दोनों को हटा देंगे। नोट हटाते टाइम पर तीन बातें याद रखेंगे कि अगर डू आ रहा है तो हम केवल वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म रख देंगे, अगर डज आ रहा है तो उस फर्स्ट फॉर्म में अपने को एस भी लगाना रहेगा, और अगर डिड आ रहा है जिसे हम हटा रहे हैं तो वर्ब की वहाँ पर सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ये तीन जो आते हैं याद रखना है। पहले क्वेश्चन में इफ़ की जगह पर हम अनलेस लिखेंगे और नोट हटाएंगे तो डू भी चला जाएगा, फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी वर्क। सेकंड वाले में इफ़ की जगह अनलेस लिखेंगे, डज भी हटना है नोट के साथ, पर एस लग जाएगा रन में, फर्स्ट फॉर्म में, रन फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड वाले में भी डू है तो वही फर्स्ट जैसा हो जाएगा, फोर्थ वाले में भी डू है तो फर्स्ट जैसा हो जाएगा। पर एक और बात याद रखें कि जब भी हमें ईफ हटाना पड़े और नोट नहीं मिलता है, मतलब केवल ईफ ही मिल रहा है, नोट नहीं मिल रहा है हटाने के लिए, तो फिर हम कोमा के बाद का जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट हम जोड़ेंगे। फिफ्थ वाला सेंटेंस देखिए, इफ़ आ रहा है नोट नहीं, तो इफ़ की जगह पर तो अनलेस ही लगाना है अपने को, और जो
अदर सेंटेंस है उसी का अदर पार्ट जो है, मतलब इफ से पहले का जो सेंटेंस है उसमें हम कैन के बाद नोट लगा करके उसे नेगेटिव बना देंगे। 6 वाले में देखिए, यहाँ पर भी इफ़ आ रहा है नोट नहीं, तो इफ़ की जगह पर अनलेस लगाएंगे, कोमा के बाद का जो सेंटेंस है उसमें विल के बाद नोट लगा देंगे। जो 7th वाला है वो भी केवल इफ़ वाला है, नोट नहीं है, इसलिए इफ़ की जगह पर अनलेस और कोमा के बाद वाले सेंटेंस में कैन के बाद नोट लगा देंगे। इसके बाद 8th वाला है, इसमें इफ़ की जगह पर हम अनलेस लगाएंगे और नोट नहीं होने से कोमा के बाद का जो सेंटेंस है उसमें नोट हम खुद जोड़ देंगे। तो यही याद रखना है कि इफ़ और नोट दोनों को हटा करके हम अनलेस लगा सकते हैं, और अगर इफ़ लगाना है अनलेस हटा करके तो हमें नोट भी साथ में लगाना पड़ेगा। उसके लिए वर्ब की फॉर्म के हिसाब से डू, डज या डिड हमें लगाना पड़ सकता है। बस आप अब इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप चैनल पर क्लिक करके बाकी के वीडियोज़ स्क्रॉल करिए, वहाँ आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो दैट का क्वेश्चन आपको दो तरीके से आ सकता है। एक में सेंटेंस में वेरी वाला आएगा और दूसरे में टू टू आएगा, TOO और TO, टू टू अलग अलग होते हैं ये। तो वेरी वाला अगर आता है तो ज़्यादा इजी है, क्योंकि उसमें वेरी वाले जगह पर, वेरी की जगह पर सो लिखेंगे और फुल स्टॉप जहाँ रहता है वहाँ पर दैट लगा देंगे और दूसरा सेंटेंस उसमें जोड़ देंगे। यहाँ देखिए आप लोग, ये वेरी वाले सेंटेंसेस है, तो जहाँ वेरी आ रहा है वहाँ पर सो लिखेंगे और फुल स्टॉप आ रहा है वहाँ पर दैट लिखेंगे और दूसरा सेंटेंस जोड़ देंगे उसमें ही, तो पूरा सेंटेंस एक बन जाएगा। इसलिए दैट के बाद जो वर्ड हम लिख रहे हैं वो हमारे आंसर में कैपिटल नहीं आएगा, क्वेश्चन में कैपिटल रहेगा। तो बस ये याद रखें, वेरी की जगह पर सो लगाएं, फुल स्टॉप की जगह दैट लगाएं और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दें, और जोड़ते समय पर कैपिटल लेटर नहीं आ जाना चाहिए, स्मॉल आना चाहिए। अब यहाँ पर 7th वाला देखिए, इसमें टू टू आ रहा है, वेरी नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा अपने को ध्यान ये रखना है कि TOO की जगह पर सो लिखना है और TO2 की जगह पर दैट लिखना है, और फिर प्रोनाउन कैन नॉट या फिर कुड नॉट लग सकता है। कैन नॉट जब प्रेजेंट टेंस हो, EZMR आ रहा होगा, और कुड नॉट जबकि वहाँ पर पास्ट टेंस हो, सेंटेंस में वाज या वर आ रहा हो तो TO2 की जगह पर दैट के बाद जो प्रोनाउन लगाना है वो प्रोनाउन हमारे पास आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे हो सकते हैं। जो भी वहाँ पर सेंटेंस में पहले से ही आ रहा हो वो का वही हम लगाएंगे। अगर नहीं आ रहा हो, जैसे कि अपना 7th वाला एग्जांपल में द एप्पल आ रहा है, तो एप्पल के लिए तो हम इनमें से इट लगा सकते हैं, पर उससे अपना सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, आप लोग उतना याद नहीं रख पाओगे, तो वहाँ पर हम सीधा सा आई लगा सकते हैं। तो 7th वाले में हमने TOO की जगह पर वही सो लगा दिया। इसके बाद सौर जो आ रहा था लिखा, TO2 की जगह पर दैट लिखा, और प्रोनाउन हमें कुछ मिल नहीं रहा था इसलिए आई लगा दिया, और कैन नॉट लगा दिया, ईट, इट सेंटेंस में सही लिखा है। तो ये कैन नॉट और कुड नॉट का टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रेजेंट टेंस EZMR आता है तो कैन नॉट, और वाज वर आता है तो कुड नॉट लगाना है। 8th 9th वाले में देखिए, ही आ रहा है ऑलरेडी, तो बिल्कुल वैसे ही बनाना है, प्रोनाउन की जगह पर हम क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे। 10th वाले में देखो वापस दिस बेंगल आ गया, इसलिए हमने वापस क्या लगा दिया, आई, क्योंकि यहाँ दिस बेंगल, बेंगल मतलब चूड़ी, ये तो कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ जो एक्टिव हो, तो हमने आई लगा करके अपना सेंटेंस ईजिली बना लिया। इट लगाने से ये डिफ़िकल्ट बन सकता है, इसलिए अपन आई लगा लेते हैं। अब सो दैट की जगह पर टू टू लगाना है, तो सो की जगह पर TOO वाला टू, और दैट की जगह पर TO वाला टू। अब अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई वस्तु है, जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस में द टी एक वस्तु है, ये तो कोई लिविंग चीज़ नहीं है, नॉन लिविंग है, निर्जीव चीज़ है, तो ऐसे में TOO टू के बाद
हम जो एडजेक्टिव है वो लिखेंगे और उसके बाद फॉर मी लगाएंगे और उसके बाद अपना TO2 आ जाएगा डेट के बाद, डेट की जगह वाला। और उसके बाद वहाँ पर अपने को डेट से लेकर के नोट तक का सब कुछ हटा देना है और वर्ब जो बच रही है बस वो लिख देना है ड्रिंक, और उसके बाद का इट भी नहीं लिखना है। फिफ्थ वाला भी इसी टाइप का एग्जांपल है, बाकी तो सब इजी है। तो फिफ्थ वाले में देखिए आप, सो की जगह पर TOO2 लिखा हमने और डेट की जगह पर TO2 लिखा। और ये TO2 जब लिखा तो अपन ने डेट से लेकर के नोट तक के सारे वर्ड हटा दिए और फिर जो बचा वो लिख दिया। लास्ट में IT इट अगर आता तो हम उसे हटा देते। जैसे कि फर्स्ट वाले में लास्ट में IT इट वाला ड्रिंक के बाद IT इट आया था, उसे हमने हटा दिया। अगर वेरी वाले सेंटेंस में टू लगाना हो तो वेरी की जगह पर TOO2 लगाएंगे, फुल स्टॉप की जगह पर TO2 लगाएंगे और नोट तक का हटा करके फिर जो बचा हुआ है वो लिख देंगे। तो वेरी की जगह पर TOO2, फुल स्टॉप की जगह पर TO2 और उसके बाद वाले सेंटेंस में से नोट तक का सब कुछ हटा देना है और नोट के बाद जो बचता है वो लिख देना है। सेकंड वाले सेंटेंस में हमने देखा कि यहाँ सब्जेक्ट जो था वो द टी, वही नॉन लिविंग वाला आ गया है, इसलिए TOO2 के बाद हमने जो एडजेक्टिव था वो लिखा और TO2 लगाने से पहले फॉर मी जोड़ दिया और उसके बाद TO2 लिखा। फिर नोट तक का सब हटा करके जो बचा वो लिख दिया और लास्ट में IT इट आ रहा था उसे भी हटा दिया, उसे भी हटाना है। कभी कभी क्या होता है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में दैट के बाद थर्ड पर्सन जैसे ही शी दे दिया, तो अगर ही दे तो हम फॉर हिम लिख देंगे और शी दे तो फॉर हर लिख देंगे। जैसे हम पहले फॉर मी लिख रहे थे ना, उसकी जगह पर फॉर हिम या फॉर हर। ही आने पर फॉर हिम, शी आने पर फॉर हर, और अगर आई आता तो क्या लगाते हम, फॉर मी लगाते। सेवेंथ वाले में फॉर मी, फिफ्थ वाले में फॉर हिम, इसीलिए लगा है। सिक्स्थ वाले में फॉर हिम नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पर दोनों सेंटेंस में ही आ रहा था, नॉन लिविंग नहीं आ रहा था। फिर भी कोई डाउट रहे आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, जैसे टाइम मिलेगा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। नो सूनर देन और एज सुन एज आपस में एक दूसरे की जगह लगाए जाते हैं। जब जब भी अपने को एज सुन एज की जगह पर नो सूनर देन लगाना हो तो एज सुन एज हटा करके शुरू शुरू में नो सूनर लगा देंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म अगर आ रही हो तो डू, अगर फर्स्ट फॉर्म में एस आ रहा हो तो डज, और अगर सेकंड फॉर्म आ रही हो तो डिड। और अगर वर्ब की फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले ही से आ रही हो तो हम वही वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू डज डिड नहीं लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब नहीं आती हो और केवल वर्ब की फॉर्म आती हो तो डू डज डिड का यूज़ करेंगे, मैंने बताया उस हिसाब से। तो नो सूनर, हेल्पिंग वर्ब और फिर सेंटेंस लिखेंगे, फुल स्टॉप की जगह पर देन लगाएंगे और उसके बाद का सेंटेंस जोड़ देंगे, इसलिए सेंटेंस जुड़ जाएगा, इसलिए कैपिटल नहीं आएगा देन के बाद। सेंटेंस डायरेक्ट भी आ सकते हैं, एक ही लाइन में फुल स्टॉप लग करके भी आ सकते हैं और A B डल कर भी आ सकते हैं। तो एज सुन एज की जगह पर नो सूनर लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का पता लगाएंगे वर्ब की फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म आने पर डू, फर्स्ट फॉर्म में एस आने पर डस और सेकंड फॉर्म आने पर डिड लगाएंगे। और अगर पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो हम वही वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो नो सूनर हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस लिखेंगे फुल स्टॉप तक का, फुल स्टॉप की जगह पर देन, और उसके बाद दूसरा वाला सेंटेंस जोड़कर लिख देंगे। उसी टाइप के एग्जाम्पल्स है और इनका एक एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपको, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नाइदर नोर का यूज़ दो नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। दोनों सेंटेंस में जो चीज़ें कॉमन रहती हैं उन्हें एक ही बार लिखते हैं। पहले नोट की जगह नाइदर लगाते हैं, दूसरे नोट की जगह नोर लगाते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं अपन, पहला वाला, सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट सॉन्ग। तो देखो शी भी सीता ही है, इसलिए
डज नॉट तक का सेम है, बस सिंग सिंग जो है ना, सिंग और डांस अलग अलग वर्ड्स है। तो सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। तो फिर वही बात है, टेंस का नॉलेज काम आएगा आपको। नॉट हटाने की वजह से डस जा रहा है, इसलिए एस लग जाएगा वर्ब में। अगर डिड जाएगा तो वर्ब की फॉर्म सेकंड हो जाएगी, और अगर डू हटेगा तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा। नॉट हटाने से ये तीनों शब्द हट जाते हैं, डू डज और डिड। तो बस याद रखो, डू हटा रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, डज हटाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा, और अगर हम डिड हटा रहे होंगे तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी, और ये नॉट हटने की वजह से ये भी हटेंगे। बस इसी बेसिस पर ये सारे क्वेश्चन से आप लोग कर सकते हैं इजीली। कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स जो होती है वो 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे कि आपने गुड, बेटर, बेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। गुड जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपेरेटिव है, और बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब भी डिग्री को इधर से उधर चेंज करना होगा तो पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे तो एज के बीच में लगाएंगे, मतलब एज गुड एज हो जाएगा। और कंपेरेटिव लगाएंगे, जैसे बेटर लगेगा गुड का कंपेरेटिव, तो उसके बाद देन आता है, बेटर देन। और अगर सुपरलेटिव लगेगी बेस्ट, तो उससे पहले द आएगा, द बेस्ट। तो देखो, जैसे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमने किया, कंपेरेटिव से पॉजिटिव में ले गए, फर्स्ट सब्जेक्ट को सेकंड सब्जेक्ट की जगह पर और सेकंड को फर्स्ट की जगह पर लेकर गए, और सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया, और डिग्री को एज के बीच में, पॉजिटिव डिग्री है ना तो लार्जर का लार्ज हो गया, एज लार्ज एज। सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए नो अदर लिख करके जो नाउन है वो लिखेंगे, और उसके बाद के वर्ड्स लिखेंगे, और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को एज के बीच में लिख देंगे, और फिर जो अपना फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा उसे लास्ट में ले जा करके लिख देंगे। तो बस याद रखिए, फर्स्ट सब्जेक्ट को सेकंड सब्जेक्ट की जगह पर, सेकंड सब्जेक्ट को फर्स्ट सब्जेक्ट की जगह पर, और सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं और पॉजिटिव डिग्री को एज के बीच में लिखते हैं। और सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए नो अदर, फिर जो नाउन है वो और बचे हुए वर्ड्स, और फिर वापस हेल्पिंग वर्ब और पॉजिटिव डिग्री के बीच में को एज के बीच में, पॉजिटिव को एज के बीच में लिखते हैं। सुपरलेटिव से कंपेरेटिव में चेंज करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री को द टॉलेस्ट जैसे फर्स्ट में है तो टॉलर देन, ऑल अदर को एनी अदर में कन्वर्ट कर देंगे, प्लूरल को सिंगुलर में बॉयज़ की जगह पर बॉय कर देंगे, और बची हुई चीज़ें वही रखेंगे, तो प्लूरल को सिंगुलर में भी करते हैं। बस इतने ही एग्जांपल्स है, तो जो आपको लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें इन्हें आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। और कोई भी डाउट्स आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वॉइस चेंज करने के लिए हमें 3 बातें याद रखनी है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, तो इनका सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है। और कोई नाउन आ जाती है तो नाउन भी, मतलब कोई नाम आ जाता है तो कैसे रहता है। इसके बाद इसमें जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं एक्टिव से पैसिव, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही अपने को लगाना है। दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी बात है हेल्पिंग वर्ब की, जिसमें अपने को ये देखना है कि जिस भी सिंपल की आती हो, प्रेजेंट सिंपल किया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल किया है पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल किया है फ्यूचर कंटिन्यूस की लगाएंगे। तो इसमें आपको टेंस चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको याद होना चाहिए। जिस भी सिंपल क्या है उसी के कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। और वैसा वैसे परफेक्ट के केस में जिस भी परफेक्ट किया है उसी का परफेक्ट कंटिन्यूस लगा देते हैं। मतलब हैज़ हैव हैड आए तो उनके साथ बीन लगा देते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ऐसा हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगा देते हैं। और अगर कंटिन्यूस किया है, मतलब इज एम आर वाज वर आए, तो इनके साथ बी ई आई एन जी लिख देते हैं, इन्हीं में से लगा करके सब्जेक्ट के हिसाब से देखते हैं। जो सब्जेक्ट के साथ उन्हीं में से फिट बैठती है, मतलब इज एम आर में से जो भी, इज एम आर में से जो भी सब्जेक्ट के साथ फिट बैठती है वो लगाएंगे, बीइंग लिख देंगे, बी ई आई एन जी। और वाज वर में से जो भी फिट बैठती है, वाज वर आएगी तो दोनों में से एक लगेगी सब्जेक्ट के साथ, उसके साथ बीइंग लग जाएगा। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें वाज आया हुआ है, तो वाज वर में से ही एक लगाना है। तो
ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट जगह पर लाए, ए पिक्चर सिंगुलर है तो इसलिए वाज लगता है, तो ए पिक्चर वाज, और बीइंग लगा देते हैं वाज और इज एम आर के साथ जब बी नहीं लिखना होता है, बीइंग, और थर्ड फॉर्म लगा दी ड्रॉ की, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट जगह पर ले आए। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सब्जेक्ट को जब उधर ऑब्जेक्ट जगह पर ले जाएंगे तो बाय भी आता है, पर कुछ वर्ब में बाय नहीं आता है, जैसे नो, के एन ओ डब्ल्यू की थर्ड फॉर्म लगाओगे आप, उसके बाद टू लगेगा। एग्री आ जाता है तो ए जी आर डबल, अगर एग्री आता है तो उसके साथ विथ लगेगा। इस तरह से ये एक दो एक्सेप्शन है, इन्हें याद रख लेना, बाकी सब में जो है बाय ही लगता है। कभी एक ही वर्ब के दो ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे ये ऊपर के जो दोनों एग्जांपल है उनमें दो दो ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी को भी हम सब्जेक्ट बना करके सेंटेंस बना सकते हैं, इसलिए इनके दो दो आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं इनको सॉल्व। ये देखिए फिफ्थ वाले में नो आ गया, थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ बाय नहीं लगेगा, टू लगेगा। इस तरह के सेंटेंस रट लेना है, एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देते हैं। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सारे आंसर्स आपको यहाँ दिए गए हैं। और अगर हु आ रहा हो तो वहाँ पर बाय होम करके उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को ला करके लिख देते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है वो लगा ही देते हैं। हम बाकी सारे रूल्स वैसे ही लगाते हैं जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस में लगाते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसे वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट ले आते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर से, और वही हेल्पिंग वर्ब वाले रूल्स लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं, सब रूल्स वैसे ही होते हैं भाई। अगर कोई मॉडल आता है कैन, कुड, मे, माइट, तो उनके बाद बी लगा देते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती इसलिए मॉडल के बाद बी। बाकी रूल्स वही होते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है, मॉडल आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, इसलिए उसके बाद बी। किसके बाद लगाते हैं बी? उसी मॉडल के साथ जो मॉडल क्वेश्चन में आया है। कैन आया है तो कैन के साथ बी, मे आया है तो मे के साथ बी, मतलब कैन का कैन बी, मे का मे बी, कुड का कुड बी, माइट का माइट बी, शुड का शुड भी हो जाएगा, वुड का वुड भी हो जाएगा, इसी तरह से बस। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सॉल्व किया जाएगा। चलिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मतलब टेंस पढ़ लेते हैं। सिंस और फॉर वाला अगर कोई सेंटेंस आता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही जाता है, इसलिए उसमें को परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही बनाना है आपको, इसलिए ये सब बना हुआ है। टेंस बनाने के लिए आपको पास टेंस चार्ट होना चाहिए, उस टेंस चार्ट की हेल्प से आप लोग आसानी से टेंस बना सकते हैं, एक टेंस से दूसरे टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पास्ट परफेक्ट दिया है, हेड थर्ड फॉर्म लगती है। चलिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ याद रखने की। इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, इन सब के साथ आई एन जी वाली फॉर्म लगती है। हैज़, हैव, हैड मतलब ह वाली हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और वहीं पर बीन वाली आ गई, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो इनके साथ भी आई एन जी वाली फॉर्म लगती है। यहाँ आपको डाउट आएगा फिफ्थ वाले में, तो फिफ्थ वाले सेंटेंस में ही हैड हीज़ लंच, ये जो हैड आ रहा है क्वेश्चन में ये हैव की सेकंड फॉर्म वाला हैड है और हमें पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और उसके साथ लगती है थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है, इसलिए दो बार हैड आएगा, एक बार हेल्पिंग वर्ब का और एक बार वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो हैड लिखना ही सही होगा। ये बहुत कन्फ्यूजिंग है इसलिए इसको स्पेशली याद रखना, बहुत बार इसकी वजह से अच्छे स्टूडेंट्स के नंबर कट गए हैं। अब ये जो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं ये सब परफेक्ट के हैं। परफेक्ट में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैज़ हैव लगती है प्रेजेंट में, हेड लगती है पास्ट में, और विल हैव शैल हैव लगती है फ्यूचर में। बस उस हिसाब से बना दीजिए। ये रहे आंसर्स, कोई डाउट रहे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ये इंडिफिनिट वाला आया है, मतलब इसे सिंपल भी बोलते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में डू, डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस ई एस लगता है। सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है और सिंपल फ्यूचर में अपना विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है।
तो टेंस अच्छे से आने के लिए आपको वर्ब की फॉर्म भी अच्छे से याद करनी पड़ेगी। अगर आप वो कर लोगे तो आपके टेंस गलत नहीं होंगे। और हेल्पिंग वर्ब याद कर लेना है कौन से टेंस की क्या है। इसके 2 या 3 नंबर कम से कम आने ही है 10 में से। देखो कंटिन्यूस आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर आई एन जी लगता है, पास्ट कंटिन्यूस वाज वर आई एन जी लगता है, और फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी शैल बी आई एन जी लगता है। बस अब देख करके किसके साथ क्या लगना है लगा दीजिए। इतना सा याद रखने से आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं सेंटेंसेस। ये भी टेंस का एक प्रकार से टाइप है। हाँ, पर पूरी तरह से टाइप नहीं बोल सकते हम, पर समझ सकते हैं उसी हिसाब से। टेंस जिसको आता है वो इन्हें आसानी से कर सकता है। अब देखो पहले वाले में दे डिड देयर वर्क, डिड जो दिया है ये डू की सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन। तो सेकंड फॉर्म जब भी आता है तो हम डिड नॉट लगा करके फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो डिड का बन जाएगा डिड नॉट डू। जब भी सेकंड फॉर्म आए डिड नॉट लगा करके फर्स्ट फॉर्म लिखना है अपने को, इसलिए डिड नॉट के बाद डू, डू जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। और इसके बाद वाले तो इजी है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे लिख देते हैं हम, जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है जो आई है वो लिख दी हमने। इसके बाद थर्ड वाले में भी सेकंड फॉर्म दिख ही रही थी तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म लिख दी। और फोर्थ वाले में थोड़ी देखिए, जो फोर्थ वाला है इसको आप जैसे भी बना हुआ है इससे भी बना सकते हैं। इसमें डू को हेल्पिंग वर्ब कंसिडर कर लिया है, और एक्सरसाइज जो होता है वो नाउन फॉर्म में भी यूज़ होता है और वर्ब फॉर्म में भी यूज़ होता है। इसलिए तो इसको अगर हम डू को वर्ब माने तो डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली बनेगा, वो भी सही होगा। पर ज़्यादा यूज़ में ये डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली होता है, इसलिए अगर ऐसा ही बनाए तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि रॉन्ग वो भी नहीं होगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आ रहा था, गोज़, ममता गोज़ टू स्कूल एवरी डे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आने से पता चलता है कि वहाँ हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ होती है, तो यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दिया। बाकी सेंटेंस लिख दिया तो इंट्रोगेटिव होता है, इसलिए सेंटेंस लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नेगेटिव होता तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग और हेल्पिंग के बाद नोट। तो यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो डू का यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आता है तो डज का, और सेकंड फॉर्म आती है तो डिड का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको यहाँ वर्ब की फॉर्म बता देता हूँ, उस हिसाब से आप बना लीजिए और चेक कर लीजिए अपने आंसर्स। तो फर्स्ट में वाले में फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, सेकंड वाले में बिट जो है वो सेकंड फॉर्म है बाइट की, थर्ड वाले में डिड डू की सेकंड फॉर्म है, फोर्थ वाले में शट शट की ही सेकंड फॉर्म है, और फिफ्थ वाले में डज फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस आ रहा है, डू की फर्स्ट फॉर्म मतलब डू में एस सी एस लग करके डज बन रहा है, वो है मेन वर्ब। तो जो डज यहाँ आ रहा है वो मेन वर्ब वाला है, फर्स्ट फॉर्म में ए सी एस वाला, इसलिए डज नॉट डू बनेगा। फिर से बोल रहा हूँ, यही सेंटेंस कन्फ्यूज़ करते हैं और यही एग्ज़ाम में आते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो डू नॉट लिख करके फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अगर सेकंड फॉर्म आए तो डिड नॉट लिख करके फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और अगर फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आए तो डज नॉट लिख करके वापस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हमने फिफ्थ वाले में यही किया है, हेल्पिंग वर्ब लगाइए डज, उसके बाद नॉट लिखा है और फिर उसकी फ़र्स्ट फॉर्म लिख दिया डू, डज नॉट डू, इसी हिसाब से आया है। अब बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही है, आप लोग इसी हिसाब से कर लीजिए, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके अलावा अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से आ जाती है, ये फोर्थ वाला देखिए, ही हैज़ टेकन टी, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई है हैज़, तो अपने को कुछ भी नहीं करना है, इस हैज़ को ही आगे रख देना, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो असर्टिव बनाने का बोल रहा है, मतलब अफर्मेटिव ही बनाना है। तो जो भी हेल्पिंग और मॉडल वर्ब स्टार्टिंग में आ रहा है उसे सब्जेक्ट के बाद रख देंगे और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। वर्ब फॉर्म्स भी टेंस का ही टॉपिक है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब देख करके हम वर्ब की फॉर्म लगाते हैं। पहले सेंटेंस में देखिए, दे के साथ प्लेस नहीं आया था क्योंकि एस वाली फॉर्म ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ आता है, दे तो प्लूरल है तो प्ले आ जाएगा। प्लेइंग जो है वो इज एम आर वाज वर के साथ आता है, वैसे हेल्पिंग वर्ब दी नहीं है तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है प्ले। सेकंड सेंटेंस में शी सिंगिंग इज एम आर आई वाज वर विल बी शैल बी के बिना नहीं आ सकता है एनजी, सिंग्स एस लगता है ही शी इट के साथ तो आ सकता है, और संग हैज हैड थर्ड फॉर्म के बिना नहीं आता,
तो केवल एक ही ऑप्शन है आने वाला, सिंग्स, क्योंकि ये ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। थर्ड वाले में यस्टरडे आने से पास्ट टेंस में जाएगा, रेड, सेकंड फॉर्म ए वाला ऑप्शन। इसके बाद फिफ्थ वाले में देख लीजिए, इज एम आर वाज वर के साथ अगर बीइंग आ रहा है तो ये पैसिव वॉइस ही होगा, तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए बॉट लगा दिया। इसके बाद द बॉय सिंगुलर नाउन है, इसलिए कैचेस, सी ए एस वाली फॉर्म आ जाएगी, ही शी इट के साथ जो आती है वो। इसके बाद अगले आप में अपने को ऑलरेडी हेल्पिंग और वर्ब आ चुका है, दूसरी वर्ब जोड़नी है, तो दूसरी वर्ब जोड़ने के लिए टू वाला फॉर्म लग जाता है, टू प्ले। थर्ड वाला सिंस फोर आ गया है, सिंस फोर में करना है अपने को परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हमेशा याद रखना है उसको। इसके बाद अगले में टाइम दे रखा है, इसलिए हेवंट वाला आ जाएगा, ना कि सिंपल पास्ट वाला। टेंथ वाले में देखें तो द डॉग सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ एस वाली फॉर्म आनी चाहिए, पर एस वाला ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए सेकंड फॉर्म सही आंसर है इसका। सेकंड फॉर्म बाइट, बिट, बिटन, मतलब बिट वाला। तो हेजेवेट के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए 11th वाले में थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसके बाद 12th वाले में वापस हेजेवेट में से हेज आ गया है, थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और अगले वाले में सिंस, वही सिंस वो वाला आ गया, टाइम वाला आ गया, हेवंट लग जाएगा। और 14th वाला अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट में देखो, ही वाज 17, वाज से पता चला पास्ट टेंस में, इसलिए सेकंड फॉर्म आएगी, टॉट। मच अनकाउंटेबल के साथ लगता है, ऐसी नाउन के साथ जिन्हें गिन नहीं सकते। मैनी काउंटेबल के साथ लगता है, मतलब जिन्हें गिन सकते हैं। सम और एनी में से बात करें तो सम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगता है, एनी नेगेटिव में लगता है, और एनी इंटरोगेटिव में भी लगता है। पर ऐसे इंटरोगेटिव जिनमें खाने पीने की चीज़ें पूछी जाती है, पैसे की बात पूछी जाती है, पैसे उधार मांगे जाते हैं, ऐसे में उन इंटरोगेटिव में सम लगता है। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली ऐसे शब्द अगर आ जाए तो वो सेंटेंस नेगेटिव माना जाता है, इसलिए उसमें भी ए नहीं आता है। जो अपना सेकंड सेंटेंस है उसमें हार्डली आया हुआ है, इसलिए वो भी कैसा है, नेगेटिव है, तो उसमें ए नहीं आएगा। ईच और एवरी में से ईच तब लगाते हैं जब हर एक के बारे में अलग अलग कोई चीज़ को मेंशन करना हो, जैसे कि यहाँ पे ईच रूम है जैसी, और ऐसी हर कमरे में है, मतलब हर कमरे में अलग अलग है, इसलिए वहाँ पे ईच आ जाएगा। अगर सामूहिक रूप से बोलेंगे तो फिर ईच नहीं आकर के एवरी लगा देते हैं, पर चूंकि हर कमरे में होगा अपना अलग एसी, इसलिए ईच आएगा यहाँ पे। इसके बाद जैसे फिफ्थ वाले में देखेंगे नेगेटिव है तो एनी आ गया, और फोर्थ वाले में देखेंगे आप कि व्यक्ति के दो ही हाथ होते हैं और दोनों से अगर वो लिख सकता है तो आइदर लगा देते हैं कि वो किसी भी हाथ से लिख सकता है। सिक्स्थ वाले में देखेंगे इंट्रोगेटिव है, पर यहाँ पर सम आएगा, क्योंकि यहाँ पर सूप जो कि एक पीने की चीज़ है, तो पहले बता चुका हूँ, खाने पीने की चीज़ें और पैसे उधार मांगने की चीज़ों में इंट्रोगेटिव में भी क्या जाता है, सम आ जाता है। सेवेंथ वाला भी ऐसा ही है जैसा वो है, दोनों हाथों से लिखने वाला था, क्योंकि रोड के दो साइड होती है और दोनों साइड पे पेड़ है। तो ये बाकी सब खाने पीने या फिर पैसे वाले सेंटेंसेस है जिनमें इंट्रोगेटिव होते हुए भी सम लगेगा। और जो अपना लास्ट वाला जो सेंटेंस है, इस लास्ट वाले सेंटेंस में शुगर खाने, मतलब अपने उपभोग की वस्तु तो है, पर उसको ख़रीदने की बात हो रही है, खाने पीने की बात नहीं हो रही, इसलिए उसमें ए नहीं लगेगा। बस इसी प्रकार से सॉल्व करिए, और कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। सो का अर्थ होता है इसलिए, तो अर्थ निकाल करके जोड़ देंगे सेंटेंस को। इसके बाद आता है क्लॉज, तो क्लॉज में देखिए आपको सिंपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जैसे पहला क्वेश्चन हु से जोड़ना है, तो द बॉय रिपीट हो रहा है दोनों सेंटेंस में, तो पहले सेंटेंस से द बॉय लिया, दूसरे सेंटेंस में द बॉय की जगह पर हु लगा दिया और बचे हुए शब्द लिख दिए। इसके बाद दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो वापस फर्स्ट सेंटेंस में से इज़ माई कज़िन जो बचा था वो। सेम चीज़ की हमने लेंचो वाले में,
फर्स्ट सेंटेंस से लेंचो, सेकंड सेंटेंस में लेंचो की जगह पर हु लेकर के पूरा का पूरा सेकंड सेंटेंस लिख दिया, और फिर फर्स्ट सेंटेंस के बचे हुए वर्ड्स सारे लिख दिए। ऐसे ही हु से जोड़ना है। इसके बाद इसमें आपको क्लॉज आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आइडेंटिफाई करने में केवल दो क्लॉज के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। एक आते हैं नाउन क्लॉज के, दूसरे आते हैं रिलेटिव क्लॉज के। नाउन क्लॉज को नॉमिनल क्लॉज भी बोलते हैं और रिलेटिव क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें तो पहचानने के लिए सबसे पहले याद रखो कि व्हाट, दैट, वेदर, इस तरह के सेंटेंसेस अगर जुड़ रहे हैं इस तरह के वर्ड्स से तो वहाँ पर नाउन क्लॉज ही होगी। और जब हु, विच इस तरह के आते हैं तो वेयर भी आता है, तो वहाँ रिलेटिव क्लॉज या फिर उसी को एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं, वो होगी। नाउन क्लॉज का भी एक नाम है नॉमिनल क्लॉज, जो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है ए वाला। तो ये दो अलग अलग नाम होते हैं इनके, ये भी याद रखना है। जब जोड़ेंगे अपन हु, व्हाट, इन सभी वर्ड से, अगर जैसे ये अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया है, तो उस वर्ड से जो दूसरा सेंटेंस जुड़ेगा उसे फिर बाद में हम वो वर्ड लिख देने के बाद अफर्मेटिव कर देंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। जैसे कि फोर्थ वाले में आप देखेंगे तो हु, दे, आर लिखा है हमने आंसर में। आई डोंट नो हु दे आर, दे सब्जेक्ट था, आर हेल्पिंग वर्ब थी। तो ऐसे कंबाइन करने के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद चली जाती है, तभी ये सही रहता है। अब यहाँ पर जोड़ना था नाउन क्लॉज से, दैट से जुड़ गया इजीली। दो तरह से क्वेश्चन पूछा था, आंसर एक ही तरह से बनता है उसका। तो ये देखिए पहले वाले में वही दैट से जुड़ा हुआ है, अंडरलाइन भी हुआ है, तो दैट वाला नाउन क्लॉज होगा, वेयर वाला आपका रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज होगा। रिलेटिव या, क्योंकि रिलेटिव को ही एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। इसके बाद इस वाले में भी अंडरलाइन करना है नाउन को, तो अपन ऐसे दैट, व्हाट, वेदर, अभी जैसे वर्ड आ रहे थे जिनसे जुड़ रहा था वैसे वर्ड से ढूंढ करके बाकी का उसके बाद तक का अंडरलाइन कर देंगे जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तब तक। और अगर क्लॉज वाला जो पार्ट है सेंटेंस का वो शुरू में नहीं आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो फिर लास्ट तक ही अपने को अंडरलाइन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद तो अपने को अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी जो क्लॉज के बाहर होगी, तो लास्ट तक अंडरलाइन करेंगे। ये यहाँ भी ऐसे अंडरलाइन किया हुआ है। जब भी इट का यूज़ करना हो सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब से पहले इट लगा देंगे, उसके बाद पूरा सेंटेंस लिख देंगे, और जिस शब्द को हटा गया था हमने हेल्पिंग वर्ब से पहले के उसको टू लगा करके फर्स्ट फॉर्म में लिखें। एक ये हार्डली वेन का भी आ जाता है कभी कभी, तो इसको देख करके रिवाइज कर लेना। दोनों आंसर दे रखे हैं, आराम से बन जाएगा एक दो बार देखोगे तो। इसके बाद आते ही नरेशन। नरेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है जो यहाँ दिए जा रहे हैं, आप इनको देख करके आसानी से समझ के याद कर लो या फिर रट डालो, क्योंकि इतने कम टाइम में इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता।
है।